दक्षिण भारत में चोल शासन उच्च संस्कृति कलाओं में शास्त्रीयता, वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला तथा संगीत और नृत्य की ललित कलाओं तथा तमिल में साहित्यिक उत्पादन का काल दर्शाता है, जिसमें कविता, गद्य और नाटक के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर स्थायी प्रभाव डालने वाले धार्मिक साहित्य भी शामिल थे। मंदिर वास्तुकला। चोल काल में वास्तुकला अपने चरम पर थी। उन्होंने विशाल मंदिर बनवाया। ये स्मारकीय शैली के थे। चोलों के शासनकाल में द्रविड़ शैली की वास्तुकला अपनी पूर्णता पर पहुंच गई। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर और गंगईकोंडचोलपुरम मंदिर चोल कला की भव्यता के उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिरों का मूल भाग जिसमें देवता को रखा जाता था गर्भगृह था। गर्भगृह में पहले की तुलना में अलंकरण में परिवर्तन दिखाई देता है। विमान मंदिर का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। इस अवधि के दौरान उन्होंने विशाल आकार ग्रहण कर लिया था। बृहदेश्वर मंदिर का विमान विमानों के विकास में शिखर का प्रतिनिधित्व करता है। विमान पिरामिड आकार के हैं और मंजिल दर मंजिल रखने की पूर्णता को दर्शाते हैं। गोपुरम एक नई सुविधा थी जिसे इसमें जोड़ा गया। पल्लव काल से स्तंभ युक्त मंडपों का निर्माण जारी रहा। नदी मंडप का विस्तार किया गया। मंदिर की संरचना में अतिरिक्त स्तंभ युक्त हॉल, बाड़े, प्रांगण में सहायक मंदिर और गोपुरम के साथ विस्तार ने क्षैतिज आवर्धन को बढ़ाया। प्रांगण अधिक विशाल हो गया और क्षैतिज भव्यता का प्रतिनिधित्व करने लगा। सहायक मंदिरों का निर्माण में तेजी आई। मूर्तियों में राजाओं की मूर्तियां स्थापित की गई। इससे राजा को भगवान मानने की परंपरा को बढ़ावा मिला। मूर्तिकला की कला का विकास चोलों के शासन काल में अपने चरम पर पहुंच गया। मूर्तिकला मंदिर वास्तुकला से जुड़ी हुई थी। मंदिर की दीवारें मूर्तिकला और चित्रकला से सजी हुई थी। तंजौर और गंगईकोंडचोलपुरम जैसे चोल मंदिरों की दीवारों पर बेहतरीन निष्पादन के साथ बड़े आकार की कई प्रतिमाएं हैं। मूर्तिकला की अवधारणा और निष्पादन भी प्रतीकात्मक था, क्योंकि उनमें बुराई के नाश करने वाले शिव के विभिन्न रूपों और कथात्मक विवरणों के बिना विष्णु के अवतारों का बोलबाला था। शिव विशेष रूप से चौल पत्थर की मूर्तियों और कांस्य की अधिकांश मूर्तियों में केंद्रीय छवि बन गए। कांस्य मूर्तिकला उल्लेखनीय थी। कांस्य मूर्तिकला में शिव केंद्रीय विषम थे। नटराज त्रिपुरांतक के रूप में शिव लोकप्रिय विषय थे। नटराज या नृत्य करते शिव की कांस्य मूर्तियां उत्कृष्ट कृतियां हैं। कांस्य मूर्तिकला सौंदर्य प्रभाव के लिए जानी जाती थी। यह धातु ढलाई की तकनीक के लिए भी उल्लेखनीय थी। इसे लो वैक्स प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। धातु ढलाई की चोल कला पूरी मध्यकालीन कला में अद्वितीय है। चित्रकारी। चित्रकला अजंता से प्रेरित थी, लेकिन वे एक अलग क्षेत्रीय मुहावरे से संबंधित है। लेकिन गुणात्मक रूप से चोल चित्रकला कम महत्वपूर्ण थी। वे अवधारणा में उस काल की मूर्तिकला का बारीकी से अनुसरण करते हैं, लेकिन उन्हें दो आयामी कला रूप में प्रस्तुत किया गया था। मूर्तिकला और चित्रकला दोनों उल्लेखनीय रूप से गतिशील और सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन थे। चित्रकला में उत्कृष्ट फ्रेस्को तकनीक का प्रदर्शन किया गया है। प्रारंभिक मध्ययुगीन दक्षिण भारत की कला में धार्मिक विषय प्रमुखता से विद्यमान थे और सभी तीन कला रूपों वास्तुकला, कला और चित्रकला को मंदिर में एक साथ प्रस्तुत किया गया था। चोल चित्रकलाएं नॉर्थ मलाई और तंजौर मंदिरों की दीवारों पर पाई गई। संगीत का विकास धार्मिक गतिविधियों से जुड़ा था। संगीत और नृत्य को मंदिर अनुष्ठान के एक भाग के रूप में पेश किया गया था, जिसके लिए उन्होंने मंदिर के नर्तकों और संगीतकारों को भूमि और अन्य उपहारों के माध्यम से प्रावधान किया था। बड़ी संख्या में संगीतकार और नर्तक मंदिर के गैर पुजारी कर्मचारियों का हिस्सा थे। संगीत के विकास में प्रेरणा दरबार से नहीं मिली। चोल शासन के दौरान कला और वास्तुकला के विकास का विवरण दीजिए। दक्षिण भारत में चोल शासन उच्च संस्कृति कलाओं के शास्त्रीयता, वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला तथा संगीत और नृत्य की ललित कलाओं तथा तमिल में
साहित्यिक उत्पादन का काल दर्शाता है जिसमें कविता, गद्य और नाटक के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर स्थायी प्रभाव डालने वाले धार्मिक साहित्य भी शामिल थे। मंदिर वास्तुकला: चोल काल में वास्तुकला अपने चरम पर थी। उन्होंने विशाल मंदिर बनवाए। ये स्मारकीय शैली के थे। चोलों के शासन काल में द्रविड़ शैली की वास्तुकला अपनी पूर्णता पर पहुंच गई। तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर और गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर चोल कला की भव्यता के उत्कृष्ट उदाहरण थे। मंदिरों का मूल भाग जिसमें देवता को रखा जाता था गर्भगृह था। ये तो मैंने अभी नहीं पढ़ा था क्या? वही तो है ये। सॉरी। भारतीय सामंतवाद: कृषि, अर्थव्यवस्था और शहरी बस्तियां, व्यापार और वाणिज्य। भारतीय सामंतवाद के विभिन्न समर्थकों पर चर्चा करें। प्रारंभिक मध्यकाल समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और कृषि में हो रहे परिवर्तन और विकास को दर्शाता है। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो केवल इस अवधि में ही देखा जा सकता है वह है भूमि अनुदान प्रणाली का विस्तार, जिसका उल्लेख अक्सर मार्क्सवादी इतिहासकारों द्वारा भारतीय सामंतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए किया जाता है। सामंतवाद से तात्पर्य भूमि पर श्रेष्ठतर अधिकार स्थापित करने की प्रथा से है, जो उपज के एक हिस्से के विनियोग तथा भूमि और कई निवासियों से संबंधित कई अन्य अधिकारों के अधिग्रहण का आधार बन जाता है। उच्च अधिकार लाभार्थियों को अधिपति और अधीनस्थ का दर्जा प्रदान करते हैं, कृषकों को अधिपति और अधीनस्थ का दर्जा प्रदान करते हैं। इस प्रकार एक विशिष्ट अधिपति अधीनस्थ संबंध कृषि संरचना विकसित होती है। भारतीय सामंतवाद के समर्थक: प्रारंभिक मध्यकाल को भारतीय सामंतवाद का पर्याय माना जाता था। 1970 के दशक में भारतीय सामंतवाद एक अलग विचारधारा के रूप में उभरा। इसके शुरुआती समर्थक डी.डी. कोसांबी और आर.एस. शर्मा जैसे मार्क्सवादी इतिहासकार थे। उन्होंने भारत में सामंतवादी व्यवस्था को दो चरणों में देखा, ऊपर से सामंतवाद और नीचे से सामंतवाद। ऊपर से सामंतवाद वह पहला चरण था जिसमें मध्यस्थ भूमि स्वामी वर्ग की व्यापकता के बिना अधिपति और उसके अधीनस्थ स्वायत्त जागीरदारों के बीच सीधा संबंध था। नीचे से सामंतवाद अधिक जटिल था, जिसमें शासक और किसानों के बीच शक्तिशाली मध्यस्थ के रूप में ग्रामीण भूमि मालिकों का उदय हुआ, जिसके कारण प्रशासनिक विकेंद्रीकरण हुआ और सामुदायिक संपत्ति का सामंती संपत्ति में रूपांतरण हुआ। दान पाने वालों को राजस्व अधिकार के साथ साथ प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार भी प्राप्त थे। इसलिए अनुदान पाने वालों को शासक और वास्तविक किसानों दोनों की कीमत पर कई भौतिक लाभ प्राप्त हुए। कृषि का विस्तार ही प्रारंभिक मध्यकाल की एकमात्र सकारात्मक विशेषता थी, अन्यथा विभिन्न जातियों का विस्तार, पदानुक्रम, सामाजिक असमानता और किसानों का शोषण होता था। कौशाम्बी ने अपने सिद्धांत को ऊपर से सामंतवाद और नीचे से सामंतवाद दोनों को ध्यान में रखते हुए समझाया, जबकि शर्मा मुख्य रूप से ऊपर से सामंतवाद में रुचि रखते थे। इससे पहले शर्मा ने कहा था कि विदेशी व्यापार में गिरावट सामंतवाद का कारण है। इस पर मार्क्सवादी हलकों में काफी हंगामा हुआ था। मार्क्सवाद के अनुसार समाज में परिवर्तन बाहर से नहीं बल्कि भीतर से होता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना में परिवर्तन आंतरिक अंतर्विरोधों से उत्पन्न होते हैं। बाद में 1970 के दशक के प्रारंभ में शर्मा ने शहरी क्षय का सिद्धांत प्रस्तावित किया। शहरी पतन के परिणाम स्वरूप व्यापार में गिरावट आई, कारीगरी की गतिविधियां ध्वस्त हो गई, धातु मुद्रा लुप्त हो गई और समग्र गिरावट आई, जिससे राज्य की शक्ति कम हो गई। बाद में अपने आलोचकों का मुकाबला करने के लिए आर.एस. शर्मा ने भूमि अनुदान के कारण को समझाने के लिए कलियुग संकट सिद्धांत का आविष्कार किया। उन्होंने कहा कि वैश्यों और शूद्रों की समृद्धि से ब्राह्मणवादी व्यवस्था को खतरा है। उन्होंने ब्राह्मण क्षत्रिय श्रेष्ठता को चुनौती देना शुरू कर दिया। ब्राह्मणवादी व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था पर सवाल उठाए गए। इससे कलियुग संकट उत्पन्न हुआ, जिसकी भविष्यवाणी पुराणों और अन्य ग्रंथों में भी की गई है। संकट से निपटने के लिए शासकों ने ब्राह्मणों को भूमि दान देना शुरू कर दिया ताकि वे समाज में व्यवस्था ला सके। भूमि अनुदान के परिणाम स्वरूप ब्राह्मणवादी विचारधारा का प्रसार हुआ, जो कृषि का विस्तार हुआ। भारतीय सामंतवाद के विरोधी:
1996 में डी कोसामी ने सामंतवाद मॉडल की आलोचना की थी, लेकिन 1979 से पहले और 1979 के बाद आलोचना की शैली में अंतर था। 1979 से पहले विद्वान सामंतवादी विचारधारा की आलोचना उसकी अपनी शब्दावली जैसे व्यापार में गिरावट, शहरी क्षय, धातु धन की हानि और शहरों का पतन का उपयोग करके कर रहे थे। आलोचक भारतीय सामंतवाद के समर्थकों द्वारा चुने और तैयार किए गए युद्ध के मैदान पर लड़ रहे थे। 1979 के बाद जब नए विचार आए तो बौद्धिक तर्क बदल गए। 1979 में हरबंस मुखिया ने एक पेपर लिखा जिसका शीर्षक था क्या भारत में सामंतवाद था। उन्होंने कहा कि भारत में यूरोप जैसी जागीरदारी व्यवस्था नहीं थी, भारत में जलवायु परिस्थितियां यूरोप से बेहतर थी, भारतीय मिट्टी अधिक उपजाऊ थी, भारतीय किसान अपनी जमीन के मालिक थे, यूरोप में जमीन और कृषि उपकरण किसानों को स्वामी द्वारा दिए जाते थे, किसानों को अपनी जमीन जोतने से पहले स्वामी की जमीन पर काम करना पड़ता था। सामंतवादी सिद्धांत को दूसरा बड़ा झटका 1980 और 1990 के दशक में हरमन कुल्के और बी चट्टोपाध्याय से मिला। चट्टोपाध्याय ने सामंतवादी विचारधारा के मूल आधार और सोच पर सवाल उठाए। उनका तर्क है कि चौथी पांचवी शताब्दी से पहले की अवधि में हम व्यापार का विस्तार, नए कस्बों और शहरों का विकास, धातु के सिक्कों में वृद्धि, कारीगरों की गतिविधियों का विस्तार देखते हैं। यह संभव नहीं है कि चौथी पांचवी शताब्दी के बाद अचानक स्थिति पूरी तरह विपरीत हो गई, जैसा कि शर्मा ने पुनर्रचना की है। चट्टोपाध्याय कहते हैं कि इतिहास एक प्रक्रिया है और सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। राज्य द्वारा अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए भूमि अनुदान दिया गया था। अधिकांश भूमि छोटे क्षेत्रों में कृषि गतिविधि शुरू करने के लिए दी गई थी। शहरी क्षय और कारीगर गतिविधि के पतन के खिलाफ तर्क बी.डी. चट्टोपाध्याय ने तर्क दिया कि प्रारंभिक मध्यकाल में शहरी केंद्रों का पतन हुआ, लेकिन कुछ अन्य केंद्र भी थे जो फलते फूलते रहे। साथ ही कुछ नए केंद्र भी उभरे। शहरी जीवन की निरंतर जीवंतता के बारे में अनुमान उन अनेक साहित्यिक कृतियों तथा मूर्तिकला और वास्तुकला के आधार पर भी लगाया जा सकता है जिन्हें शहरी अभिजात वर्ग द्वारा संरक्षण दिया गया होगा। व्यापार में गिरावट के खिलाफ तर्क के एन चौधरी ने दर्शाया था कि 11वीं शताब्दी तक हिंद महासागर का व्यापार छोटे छोटे खंडों में बट गया था। लाल सागर और फारस की खाड़ी से लेकर गुजरात और मालाबार तक, भारतीय तट से लेकर इंडोनेशिया द्वीप समूह तक तथा दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर पूर्वी एशिया तक, अतः व्यापार में गिरावट के बजाय व्यापार की प्रकृति ही बदल गई। धातु मुद्रा के गायब होने के खिलाफ तर्क जॉन एस डेले ने तर्क दिया कि मध्यकालीन भारत में धन की कमी नहीं थी, न ही उस समय के राज्य वित्तीय संकट से ग्रस्त थे। सिक्कों के प्रकारों में कमी आई और उनकी सौंदर्यात्मक गुणवत्ता में भी गिरावट आई, परंतु प्रचलन में सिक्कों की मात्रा में कोई कमी नहीं आई। राज्य की शक्ति में कमी के विरुद्ध तर्क राजनीति के विघटन और शाही शक्तिहीनता का लक्षण होने से कहीं दूर। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान राजाओं द्वारा अपनाई गई कई एकीकृत और वैध नीतियों में से एक थी। ब्राह्मणों के एक वर्ग और मंदिर जैसी संस्थाओं की संपत्ति और शक्ति में वृद्धि शाही शक्ति की कीमत पर नहीं हुई। कलियुग संकट के सिद्धांत के विरुद्ध तर्क 1980 के दशक में बर्टन स्टीन ने खंडीय राज्य सिद्धांत का प्रस्ताव रखा, जो भारतीय सामंतवाद मॉडल के लिए एक और झटका था। स्टीन ने तमिलनाडु क्षेत्र में ब्राह्मण किसान गठबंधन के बारे में बात की, जहां भूमि अनुदान शिलालेखों की अधिकतम संख्या पाई गई। येल्लव सुब्बारायलु कहते हैं कि इतिहास में किसी भी समय कुल भूमि का 20% से अधिक हिस्सा ब्राह्मणों को अनुदान के रूप में नहीं दिया गया। फिर हम कुल भूमि के 20% के आधार पर पूरे भारत पर कलियुग संकट का सिद्धांत कैसे बना सकते हैं। 10वीं शताब्दी से पूर्व के कावेरी डेल्टा से एकत्रित उल्लेखनीय आंकड़े बताते हैं कि ब्राह्मणवादी बस्तियों में पदानुक्रम आ चुका था, लेकिन गैर ब्राह्मणवादी बस्तियों में सामुदायिक स्वामित्व था। इससे पता चलता है कि विकास हर जगह एक जैसा नहीं था और सभी क्षेत्र एक साथ नहीं बदलते। निष्कर्ष हाल के ऐतिहासिक अध्ययनों और लेखन ने प्रारंभिक मध्ययुगीन समाज में भारतीय सामंतवाद शब्द की प्रयोज्यता पर कई सवाल उठाए हैं। कुल मिलाकर हमें खुद को कठोर मॉडलों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इतिहास को पुनर्निर्माण करते समय नए विचारों, व्याख्याओं, सिद्धांतों, संबंधों के लिए खुला रहना चाहिए। भारतीय सामंतवाद के विभिन्न चरणों पर चर्चा करें। मैंने पढ़ लिया ना।
भारतीय सामंतवाद के विभिन्न चरणों पर चर्चा करें और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करें। नई पढ़ाई 2021 में आया हुआ है। भारतीय सामंतवाद भारत में गुप्तोत्तर काल के दौरान उभरी सामाजिक आर्थिक संरचना को संदर्भित करता है जिसने देश के राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक संगठन में महत्वपूर्ण बदलाव देखा। इस प्रणाली की विशेषता सत्ता का विकेंद्रीकरण, स्थानीय भूस्वामित्व वाले अभिजात वर्ग का उदय और केंद्रीकृत सत्ता का विखंडन था। भारतीय सामंतवाद की अवधारणा पर इतिहासकारों के बीच व्यापक रूप से बहस हुई है जिसमें क्षेत्रीय और लौकिक मतभेदों के आधार पर विभिन्न चरणों की पहचान की गई है। भारतीय सामंतवाद के चरण। प्रारंभिक सामंतवाद लगभग 600 से 1000 ईस्वी। मम्मी वापस ले आए। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। गुप्त साम्राज्य के पतन ने भारत में सामंतवाद की शुरुआत को चिन्हित किया। केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने से क्षेत्रीय शक्तियों और स्थानीय सरदारों का उदय हुआ जिन्होंने भूमि और संसाधनों पर नियंत्रण हासिल करना शुरू कर दिया। भूमि अनुदान। ब्राह्मणदेव अग्रहार ब्राह्मणों, मंदिरों और अधिकारियों को भूमि अनुदान देने की प्रथा व्यापक हो गई। ये भूमि अनुदान अक्सर कर मुक्त और वंशानुगत होते थे जिससे एक भूसंपदा अभिजात वर्ग का उदय हुआ जिसके पास स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण शक्ति थी। सामंत व्यवस्था। सामंत व्यवस्था का उदय इस काल की एक प्रमुख विशेषता थी। सामंत स्थानीय मुखिया या सैन्य नेता थे जिन्हें राजा द्वारा सैन्य और प्रशासनिक सेवाओं के बदले में भूमि दी जाती थी। समय के साथ वे अर्ध स्वतंत्र शासक बन गए जिससे केंद्रीय सत्ता का विखंडन हुआ। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। कृषि अर्थव्यवस्था सामंती व्यवस्था की रीढ़ बन गई जिसमें भूमि, धन और शक्ति का प्राथमिक स्रोत थी। सामाजिक संरचना अधिक पदानुक्रमित हो गई जिसमें शासक, अभिजात वर्ग और किसानों के बीच स्पष्ट विभाजन था। मध्य सामंतवाद 1000 से 1300 ईस्वी। क्षेत्रीय राज्य और राजवंश। इस काल में चोल, पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार जैसे शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। ये राज्य सामंती आधार पर संचालित होते थे जिसमें स्थानीय सामंतों के पास महत्वपूर्ण शक्ति और स्वायत्तता होती थी। सामंती पदानुक्रम। राजा और उसके जागीरदारों के बीच संबंध वफादारी, सैन्य सेवा और राजस्व के प्रावधान पर आधारित थे। महासामंत, महामंडलेश्वर और मांडलिक जैसी उपाधियां सामंती पदानुक्रम का संकेत थी जहां स्थानीय शासकों को काफी स्वायत्तता प्राप्त थी। मंदिर अर्थव्यवस्था। दक्षिण भारत में विशेष रूप से चोलों के शासनकाल में मंदिरों ने अर्थव्यवस्था और प्रशासन के केंद्रीय भूमिका निभाई। मंदिर प्रमुख भूमिधारक थे और उनकी आर्थिक गतिविधियां सामंती संरचना में योगदान देती थी जिसमें स्थानीय अभिजात वर्ग मंदिर की भूमि और संसाधनों को नियंत्रित करता था। केंद्रीय सत्ता का ह्रास। सत्ता के निरंतर विखंडन और क्षेत्रीय शासकों के उदय के कारण केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई जिससे राज्य अपने सामंतों की वफादारी पर अधिक निर्भर हो गया। उत्तर सामंतवाद 1300 से 1700 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य। दिल्ली सल्तनत के आगमन के साथ ही नई प्रशासनिक प्रथाएं शुरू हुई लेकिन अंतर्निहित सामंती संरचना कायम रही। एकता प्रणाली जिसमें सेना के कमांडरों को सेना बनाए रखने के बदले में जमीन दी जाती थी सामंतवाद का एक रूप था। जागीरदारी व्यवस्था। मुगलों के अधीन जागीरदारी व्यवस्था प्रमुख हो गई। जागीरें भूमि अनुदान कुलीनों और अधिकारियों को सौंपी जाती थी जो राजस्व एकत्र करते थे और सम्राट के लिए सेना रखते थे। इस प्रणाली ने समाज की सामंती प्रकृति को मजबूत किया जिसमें जागीरदारों को अपने क्षेत्रों में काफी शक्ति प्राप्त थी। मराठा संघ। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण मराठा, राजपूत और सिख जैसी क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ जो सामंती आधार पर काम करती थी। उदाहरण के लिए मराठा संघ की विशेषता सरदारों के एक ढीले संघ से थी जो अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्वायत्तता रखते थे। आर्थिक विखंडन। सामंती काल के अंत में अर्थव्यवस्था का और अधिक विखंडन देखा गया जिसमें स्थानीय शासकों और सामंती प्रभुओं ने भूमि और संसाधनों को नियंत्रित किया। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कर से आधारित रही जिसमें व्यापार और वाणिज्य सीमित था। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर प्रभाव। सत्ता का विकेंद्रीकरण। केंद्रीय प्राधिकरण का विखंडन।
गुप्त जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों के पतन के कारण राजनीतिक सत्ता का विखंडन हुआ, जिससे जैसे केंद्रीय सत्ता कमजोर होती गई। क्षेत्रीय शासकों और स्थानीय सरदारों, जिन्हें अक्सर सामंत, जागीरदार और जमींदार के नाम से जाना जाता था, ने विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल कर लिया। यह विकेंद्रीकरण भारतीय सामंतवाद की एक पहचान थी, जहां केंद्रीय सत्ता, सैन्य और प्रशासनिक सहायता के लिए इन क्षेत्रीय शक्तियों पर अधिक से अधिक निर्भर होती गई। क्षेत्रीय राज्यों का उदय। केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने के साथ ही क्षेत्रीय राज्य, जैसे कि दक्षिण में चोल, पश्चिम में राजपूत, पूर्व में पाल, महत्वपूर्ण राजनीतिक इकाई के रूप में उभरे। ये राज्य उच्च स्तर की स्वायत्तता के साथ संचालित होते थे, अक्सर दूर के सम्राट के नाम मात्र अधिकार को स्वीकार करते थे, लेकिन अपने क्षेत्रों पर स्वतंत्र नियंत्रण रखते थे। सामंती पदानुक्रम का विकास। जागीरदार प्रभु संबंध। भारतीय सामंतवाद की विशेषता एक पदानुक्रमिक प्रणाली थी, जहां स्थानीय स्वामी या सामंत उच्च शासक, जैसे कि राजा या सम्राट, के प्रति निष्ठा रखते थे। ये रिश्ते सैन्य और प्रशासनिक सेवाओं के लिए भूमि के आदान प्रदान पर आधारित थे। इस प्रणाली ने जागीरदारों के एक नेटवर्क का निर्माण किया, जिन्होंने अपने क्षेत्रों में काफी शक्ति का इस्तेमाल किया, कभी कभी अपने अधिपतियों के अधिकार को चुनौती दी। वंशानुगत शासन और वंशवादी राजनीति। सामंतवाद ने वंशानुगत शासन की प्रथा को मजबूत किया, जिसमें भूमि अनुदान अक्सर वंशानुगत संपत्ति बन गए। इससे राजपूतों जैसी शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ, जिन्होंने पीढ़ियों तक अपने क्षेत्रों पर शासन किया। वंशानुगत शासन पर ध्यान केंद्रित करने के अक्सर वंशवादी राजनीति का जन्म हुआ, जिसमें उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष राजनीति अस्थिरता का कारण बना। सैन्य दायित्व और विखंडन। समाज का सैन्यीकरण। सामंती व्यवस्था में सैन्य दायित्वों पर बहुत जोर दिया जाता था। स्थानीय शासकों को सेना बनाए रखने और अपने अधिपतियों को सैन्य सहायता प्रदान करने की आवश्यकता होती थी। इससे समाज का सैन्यीकरण हुआ। क्षेत्रीय शासकों और सामंती प्रभुओं ने निजी सेनाएं बनाए रखी, जिनका अक्सर स्थानीय संघर्षों और सत्ता संघर्षों में इस्तेमाल किया जाता था। लगातार युद्ध और संघर्ष, सत्ता के विकेंद्रीकरण और अनेक सामंती प्रभुओं के अस्तित्व के कारण अक्सर युद्ध और संघर्ष होते रहे। क्षेत्रीय शासक अक्सर अपने क्षेत्रों का विस्तार करने या अपनी स्वतंत्रता का दावा करने के लिए सत्ता संघर्ष में लगे रहते थे, जिससे राजनीतिक विखंडन और अस्थिरता को बढ़ावा मिलता था। प्रशासनिक प्रथाएं और शासन। स्थानीय शासन और स्वायत्तता। सामंती प्रभु अक्सर अपने क्षेत्र के शासन में महत्वपूर्ण स्वायत्तता का प्रयोग करते थे। वे कर एकत्र करते थे, न्याय करते थे और अपने क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखते थे। इस स्थानीय स्वायत्तता का मतलब था कि केंद्रीय प्रशासन के पास साम्राज्य के बड़े हिस्से के दिन प्रतिदिन के शासन पर सीमित नियंत्रण था, जिससे प्रशासनिक संरचना अत्यधिक खंडित हो गई। भूमि स्वामित्व प्रणाली। सामंती व्यवस्था भूमि राजस्व से बहुत करीब से जुड़ी हुई थी। दिल्ली सल्तनत के तहत इक्ता और मुगलों के तहत जागीरदारी जैसी व्यवस्थाएं सामंतवाद के ही रूप थे, जहां प्रशासनिक और सैन्य सेवाओं के बदले में अधिकारियों को जमीन दी जाती थी। इससे प्रशासन में सामंती ढांचे की जड़ें मजबूत हुई और भूमि राजस्व राज्य और स्थानीय प्रभुओं के लिए आय का प्राथमिक स्रोत बन गया। राजनीति पर सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। जाति और सामाजिक पदानुक्रम। सामंतवाद ने मौजूदा सामाजिक पदानुक्रमों, खासतौर पर जाति व्यवस्था को मजबूत किया। शासक अभिजात वर्ग, जो अक्सर उच्च जातियों से संबंधित होता था, भूमि और संसाधनों को नियंत्रित करता था, जबकि निचली जातियों के अधीनस्थ पदों पर रखा जाता था। इससे सामाजिक स्त्रीकरण ने राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया, जिसमें जाति आधारित विभाजन अक्सर समाज और प्रशासन में भूमिका निभाते थे। धर्म और संस्कृति का संरक्षण। सामंती प्रभु अक्सर धर्म और संस्कृति को संरक्षण देते थे, मंदिर बनवाते थे, धार्मिक गतिविधियों का प्रायोजित करते थे और कलाओं का समर्थन करते थे। इस संरक्षण ने उनकी राजनीतिक शक्ति और वैधता को मजबूत किया, क्योंकि उन्हें धर्म और संस्कृति के रक्षक के रूप में देखा जाता था। धर्म और राजनीति के बीच घनिष्ठ संबंध सामंती व्यवस्था की एक परिभाषित विशेषता थी। मध्यकाल के दौरान भारतीय सामंतवाद ने देश के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय सामंतवाद के चरण गुप्तोत्तर काल में इसकी शुरुआती जड़ों से लेकर दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के तहत इसके सुदृढ़ीकरण तक राज्य में सत्ता, अधिकार और सामाजिक आर्थिक संरचनाओं की विकसित प्रकृति को दर्शाते हैं। सत्ता का केंद्रीकरण। क्षेत्रीय राज्यों का उदय और समाज के सैन्यीकरण ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला, जबकि
اس نے سत्ता کے विकेंद्रीकरण اور स्थानीय अभिजातवर्ग के उदय में योगदान दिया। इसने सामाजिक पदानुक्रमों को भी मजबूत किया और आर्थिक विकास को सीमित किया, जिसका भारतीय समाज और राजनीति पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा। ब्रह्मदेय अनुदान क्या थे? प्रारंभिक मध्यकाल में ऐसे अनुदानों की बड़ी संख्या का आप कैसे हिसाब लगाते हैं? भारतीय इतिहास में प्रारंभिक मध्यकाल में खेती का विकास हुआ और भूमि अनुदान के माध्यम से भूमि संबंधों का संगठन हुआ। ये अनुदान ईसाई युग की शुरू में शुरू हुए और 12वीं शताब्दी के अंत तक अपने लगभग पूरे उपमहाद्वीप में फैल गए, जो एक छोटी सी धारा के रूप में शुरू हुआ इस वह एक शक्तिशाली धारा बन गया। ब्रह्मदेय अनुदान ब्रह्मदेय भूमि का वह अनुदान है जो ब्राह्मणों को व्यक्तिगत भूखंड या पूरे गांव के रूप में दिया जाता है, जिससे वे भूस्वामी या भूमि नियंत्रक बन जाते हैं। भूमि ब्रह्मदेय के रूप में या तो एक ब्राह्मण को या कई ब्राह्मण परिवारों को दी जाती थी। कभी कभी दो या दो से अधिक बस्तियों को मिलाकर ब्रह्मदेय या अग्रहार निर्माण कर दिया जाता था। दान की गई भूमि या गांव की सीमाओं का अक्सर सावधानीपूर्वक सीमांकन किया जाता था। ब्राह्मण कृषि और हस्तशिल्प उत्पादन के प्रबंधक बन गए। गांव के भीतर विभिन्न प्रकार की भूमि, गीली, सूखी और बगीचे वाली भूमि का उल्लेख किया गया है। कभी कभी विशिष्ट फसलों और पेड़ों का भी उल्लेख किया जाता है। भूमि दान का तात्पर्य भूमि अधिकारों के हस्तांतरण से कहीं अधिक था। उदाहरण के लिए कई मामलों में गांव के राजस्व और आर्थिक संसाधनों के साथ साथ किसानों, खेती करने वालों, कारीगरों और अन्य लोगों जैसे मानव संसाधन भी दानकर्ताओं को हस्तांतरित कर दिए गए। झीलों और तालाबों जैसी सामुदायिक भूमि पर ग्रामीणों के अधिकारों के अतिक्रमण के भी प्रमाण बढ़ रहे हैं। ब्राह्मणों ने स्वयं को सभाओं में संगठित किया। ब्रह्मदेय अनुदानों के उदाहरणों में प्रतिहार राजा मिहिर भोज का गढ़वा शिलालेख शामिल है, जिसमें देव सरमन नामक एक ब्राह्मण को भूमि अनुदान का उल्लेख है, जो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख, जिसमें एक मंदिर के रखरखाव के लिए एक ब्राह्मण को भूमि अनुदान का उल्लेख है। प्रारंभिक मध्यकाल में इस प्रकार के अनुदानों की बड़ी संख्या में विवरण दीजिए। आर्थिक ब्रह्मदेय का उद्देश्य या तो कुंवारी भूमि को खेती के अंतर्गत लाना था या फिर मौजूदा कृषि बस्तियों को ब्राह्मण स्वामी के प्रभुत्व वाली नई आर्थिक व्यवस्था में एकीकृत करना था। भूमि अनुदान ब्राह्मणों के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत था, जो बदले में कृषि उत्पादन, व्यापार और अन्य गतिविधियों के माध्यम से क्षेत्र के आर्थिक विकास में योगदान देते थे। ब्रह्मदेय अनुदानों ने बस्तियों के विस्तार और सड़कों और सिंचाई प्रणालियों जैसे बुनियादी ढांचे के विकास में भी मदद की। ब्रह्मदेव ने कृषि विस्तार को सुगम बनाया और वे क्योंकि वे थे विभिन्न करों या देयताओं से या तो पूरी तरह से या कम से कम निपटान के प्रारंभिक चरणों में छूट, जैसे 12 वर्षों के लिए लगातार बढ़ते विशेषाधिकारों परिहारों से संपन्न शासक परिवारों ने संसाधन आधार के विस्तार के रूप में आर्थिक लाभ प्राप्त किया। इसके अलावा ब्रह्मदेव बनाकर उन्होंने अपनी राजनीतिक शक्ति के लिए वैचारिक समर्थन भी प्राप्त किया। ब्रह्मदेव हमेशा प्रमुख सिंचाई कार्यों जैसे कि तालाबों या झीलों के पास स्थित होते थे। जब ब्रह्मदेव बनाए गए तो अक्सर नए सिंचाई स्रोतों का निर्माण किया गया, खासकर बारिश पर निर्भर क्षेत्रों और शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में। जब नदी घाटियों में गहन कृषि वाले क्षेत्रों में स्थित थे, तो उन्होंने निर्वाह स्तर के उत्पादन की अन्य बस्तियों को एकीकृत करने का काम किया। यह तर्क दिया जाता है कि भूमि अनुदान का उद्देश्य निस्वार्थ ब्राह्मणों को वित्तीय सहायता प्रदान करता था, जो शिक्षा और ज्ञान प्रदान करने में लगे हुए थे। ब्राह्मण एक सादा और सरल जीवन जीते थे। ऐसा तर्क अति सरलीकरण है, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि ब्राह्मणों के व्यवसाय में विविधता आ रही थी। ब्राह्मणों का पुरोहिताई से जमींदार में एक स्पष्ट परिवर्तन हुआ था। वे संपत्ति चाहने वाले और संपत्ति के मालिक वर्ग के रूप में उभर रहे थे। राजनीतिक वैधता की खोज राजनीतिक अधिकारियों के लिए एक प्रमुख विचार था, अर्थात उपहार के बदले में वैधता की मांग करना। शासकों ने अपने शासन को वैध बनाने और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए समाज में प्रभावशाली ब्राह्मणों को समर्थन मांगा। ब्राह्मणों को भूमि देकर शासक उनकी वफादारी और समर्थन सुनिश्चित कर सकते थे। इसमें दानकर्ता और दान प्राप्तकर्ता दोनों के हितों की पारस्परिकता थी। प्रशस्तिकार, स्तुति गायक, धर्मशास्त्रकार, विधि निर्माता और पुरोहित दरबार में ब्राह्मण सभी नई भूमि व्यवस्था में सहयोगी थे। सामाजिक सांस्कृतिक प्रारंभिक मध्यकाल में ब्राह्मणवादी रूढ़िवाद का पुनरुत्थान हुआ और
बौद्ध धर्म और जैन धर्म में गिरावट आई। शासकों ने ब्राह्मणवादी संस्कृति और धार्मिक प्रथाओं का प्रचार करने के लिए ब्राह्मणों को संरक्षण दिया, जिससे उनकी शक्ति और अधिकार मजबूत हुए। ब्राह्मण दानदाताओं ने विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों की सेवा अवधि और वर्ण व्यवस्था के तहत जाति समूहों के माध्यम से नई व्यवस्था के एकीकृत करने के प्रमुख भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए मौजूदा ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था में शूद्रों के बढ़ते किसानीकरण को तर्कसंगत बनाने की कोशिश की गई। धार्मिक प्रारंभिक मध्यकाल में अनेक मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं का निर्माण हुआ। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान के माध्यम से इन धार्मिक केंद्रों को बनाए रखने और उनका प्रबंधन करने में मदद मिली, जिससे तीर्थयात्री आकर्षक हुए और स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान मिला। हमारे मुख्य स्रोत पुरालेख अभिलेखों के विरोधाभास हैं। एक और वे राजाओं की क्रूरता, हिंसा और क्षेत्रीयता की लालसा के बारे में बहुत ही स्पष्ट वर्णन करते हैं, जबकि दूसरी ओर वही शक्तियों ब्राह्मण दानकर्ताओं के प्रति उदारता दिखाती है। शायद वे ये अनुदान राजा की संतुष्टि या अहंकार की अभिव्यक्ति का साधन थे। दानकर्ता और उसके पूर्ववर्ती के लिए भव्य उपाधियों से भरी भव्य वंशावली राजनीतिक मनोभ्रांति के विशिष्ट उदाहरण थे। जाहिर है, दान देने वाले राजाओं में कुछ हद तक स्वार्थ था। इन बड़े दानों का प्रत्यक्ष उद्देश्य न केवल दानदाताओं के लिए बल्कि उनके पूर्वजों के लिए भी पुण्य कमाना था। चर्चा के तहत अभिलेखीय साक्ष्य का एक महत्वपूर्ण आयाम धर्मशास्त्रीय नुस्खों और शिलालेखों में उपहार बनाने की शब्दावली के बीच घनिष्ठ संबंध है। दान उपहार बनाने की पूरी अवधारणा प्रत्यक्ष परिवर्तन से गुजर रही थी। धर्मशास्त्र इस संसार में किए गए पापों के लिए प्रायश्चित पश्चाताप पर जोर देते हैं। कल्पना कीजिए, कौन सा राजा पापों और अपराधों से मुक्त रहा होगा। आखिरकार वे सभी लूट, आगजनी, हत्या के दोषी थे, खासकर युद्धों में। विधि निर्माता, जो हमेशा ब्राह्मण होते थे, ने पापों और दंडों की एक क्रमबद्ध प्रणाली और महापातकों जैसी धारणाओं को विकसित करके भय की भावना पैदा की। राजाओं में अपराध बोध की भावना और प्रायश्चित के सिद्धांत का ब्राह्मणों और द्वारा शोषण किया गया। यदि राजा नहीं चाहते थे कि वे या उनके पूर्वज अगली दुनिया में किसी कीड़े या निम्न पशु की तरह दयनीय स्थिति में रहें, तो वे गाय, बैल, भूमि और सोने के विशाल दान की जोरदार सिफारिश करते थे। दान की सभी वस्तुओं में भूमि को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। पुरालेखों में अक्सर उद्धृत किए जाने वाले व्यास के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कहा था कि भूमि का दाता 16,000 वर्षों तक स्वर्ग में रहता है। इसी प्रकार कई पुराणों में यह प्रावधान है कि भूमि दानकर्ता को अप्सराओं की आकर्षक संगति का सौभाग्य प्राप्त होगा। ब्राह्मण विधि निर्माताओं के हाथों में पवित्र ग्रंथ केवल अमूर्त सिद्धांत और निर्देशात्मक कार्य नहीं रह गए। इसके बजाय ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने किसी प्रकार के नीति कथनों का स्वरूप ग्रहण कर लिया है। ऐसे दानों को नष्ट करने या ब्राह्मणों को दान की गई भूमि को पुनः प्राप्त करने के विरुद्ध शाप देकर उनकी शाश्वतता सुनिश्चित की गई। कुल मिलाकर ब्राह्मणों अनुदानों ने प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ब्राह्मणवादी संस्कृति और धर्म के विकास में योगदान दिया। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में अब तक गैर कृषि योग्य क्षेत्रों में बड़ी संख्या में भूमि अनुदान का अर्थ हमेशा कृषि का विस्तार था। हाइड्रोलिक संसाधनों, विभिन्न प्रकार के सिंचाई कार्यों के प्रबंधन ने इस अवधि में कृषि के विस्तार को कैसे सुविधाजनक बनाया। प्रारंभिक भारतीय मध्यकाल में खेती का विकास हुआ और भूमि अनुदान के माध्यम से भूमि संबंधों का संगठन हुआ। ये अनुदान ईसाई युग की शुरुआत में शुरू हुए और 12वीं शताब्दी के अंत तक लगभग पूरे उपमहाद्वीप में फैल गए। जो एक छोटी सी धारा के रूप में शुरू हुआ, वह एक शक्तिशाली धारा बन गया। 8वीं और 12वीं शताब्दियों के बीच की अवधि में इस विस्तार की प्रक्रिया देखी गई और धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष लाभार्थियों अर्थात ब्राह्मणों, मंदिरों और राजा की सरकार के अधिकारियों को भूमि अनुदान पर आधारित कृषि संगठन की परिणति हुई, जिसमें गैर कृषि योग्य भूमि भी शामिल थी। विभिन्न प्रकार के सिंचाई कार्यों के प्रबंधन से कृषि का विस्तार सुगम हुआ। खेतों को अब तक गैर कृषि योग्य बंजर भूमि तक विस्तारित किया गया तथा उन क्षेत्रों में भूमि अनुदान के माध्यम से वन क्षेत्रों को साफ किया गया। पिछड़े और आदिवासी इलाकों में ब्राह्मण ऋतु, खगोल विज्ञान, हल, सिंचाई आदि के विशेष ज्ञान के माध्यम से कृषि प्रक्रियाओं को विनियमित करके खेती की नई विधियों का प्रसार
कर सके। उन्नत कृषि तकनीक, हल से खेती और सिंचाई तकनीक के नियमित प्रयोग, कृषि प्रक्रियाओं के संस्थागत प्रबंधन, उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण और उत्पादन के नए संबंधों ने इस विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कृषि पराशर में सिंचाई के किसी भी रूप का उल्लेख नहीं है तथा वर्षा के ज्ञान को ही कृषि का मूल बताया गया है। इसमें ग्रहों की गति, ऋतुओं, वायु की दशा और वर्षा के संबंध के बारे में अनेक सूक्तियां दी गई हैं। अरघट्टा घट्टी यंत्र, यह खुले कुआं से पानी उठाने की प्रणाली थी। कल्हण 1149 से 50 में कश्मीर में अरघट्टा के इस्तेमाल का जिक्र किया है। उनका कहना है कि ललितादित्य ने 800 ईस्वी में झेलम वितस्ता नदी पर अरघट्टा की स्थापना की थी ताकि उठाए गए पानी को गांव में बांटा जा सके। बर्तनों की श्रृंखला आरागट्टा या नोरिया वाला गियर रहित उपकरण भारत में 7वीं शताब्दी से ही मौजूद था। अरगटा शब्द को ही उत्तर भारत में रहट या रेघाट कहा जाने लगा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही फारसी पहिए का भारत में प्रवेश हुआ। दक्षिण भारत में सिंचाई से विस्तार में सुविधा हुई। प्रारंभिक मध्यकाल में अरगट्टा का प्रयोग दक्षिण भारत में फैल गया। शिलालेखों में नदियों और तालाबों के पानी को वितरित करने वाले जलद्वारों का उल्लेख है। कर्नाटक क्षेत्र में कृषि प्रौद्योगिकी में विभिन्न सुधार हुए। इस क्षेत्र में स्लुइस वीयर उपकरणों वाले टैंकों का पहला उल्लेख 8वीं शताब्दी का है तथा इसके बाद ऐसे संदर्भों की संख्या बढ़ती जाती है। हिरियूर तालुका से प्राप्त 890 ईस्वी के एक शिलालेख में कहा गया है कि गांव के किसानों ने 4 जलद्वारों से सुसज्जित एक बड़ा तालाब बनवाया था। तालाबों को नदी के पानी से जोड़ने के लिए चैनल बनाने की प्रथा भी शुरू हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि तालाबों के निर्माण में तेजी आई। चोलों के शासनकाल 900 से 1270 ईस्वी के दौरान संपूर्ण तमिलनाडु और विशेषकर कावेरी बेसिन में जबरदस्त कृषि विस्तार हुआ। चोल अभिलेख शिलालेखों में विभिन्न प्रकार के सिंचाई कार्यों जैसे टैंक, नहरें, कुएं, जलद्वार का उल्लेख है जो इस बात पर आधारित है कि किस प्रकार की तकनीक किसी विशेष भूभाग के लिए उपयुक्त थी। वे अक्सर दान की गई भूमि की सीमाओं के वर्णन में पाए जाते हैं। कावेरी नदी की अधिकांश नहरें इसी काल की हैं जैसे उय्यकोंडान नहर, राजेंद्रन वेक्कल, सेम्बियन, महादेवी वेक्कल। कुछ चोल राजाओं ने टैंक और नहर निर्माण की शुरुआत की। उदाहरण के लिए माना जाता है कि राजेंद्र प्रथम ने चोल गंगा टैंक और नहर नेटवर्क का निर्माण शुरू किया था। इस काल की एक बहुत बड़ी झील दक्षिण आर्काट जिले में कट्टुमन्नार कोइल के पास वीरनामेरी थी जिसकी स्थापना परंतक चोल ने की थी। इस काल की अन्य प्रसिद्ध झीलें मधुरंतकम, सुंदर चोलपेरी, कुंडवईपेरी हैं। देवदान और ब्रह्मदेव अनुदान भूमि की संख्या में वृद्धि से सिंचाई में मंदिरों और ग्राम सभाओं की भूमिका बढ़ गई। स्थानीय सरकार द्वारा योगदान, ग्राम समुदाय के सदस्य ब्राह्मण, राजा और सरदार सिंचाई कार्यों के रखरखाव में भूमिका निभाते थे। हालांकि जब बात अधिक संख्या में लघु सिंचाई कार्यों के निर्माण और रखरखाव की आई तो ग्राम समुदायों के सदस्यों ने केंद्रीय भूमिका निभाई। टैंक रखरखाव समितियों, एरीवारी के बारे में अभिलेखीय संदर्भ मौजूद हैं। कभी कभी किसानों को ड्रेजिंग टैंकों की जिम्मेदारी लेने के बदले में आसपास की भूमि पर बुवाई का अधिकार दे दिया जाता था। राजस्थान में सिंचाई से विस्तार में सहायता मिली। प्रारंभिक मध्यकालीन राजस्थान की कृषि के विस्तार में सिंचाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तालाब और कुएं कृत्रिम सिंचाई के मुख्य स्रोत थे। 12वीं से 13वीं शताब्दी के शिलालेखों में इनके कई संदर्भ मिलते हैं, विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में जहाँ पानी की सबसे अधिक कमी थी। इसमें विभिन्न प्रकार के कुओं, धीमाड़ा कुआं, वापी बावड़ी, अरघट्टा टैंकों और जलाशयों, ताड़ागा, तटकिनी, पुष्करिणी आदि का उल्लेख है। सिंचाई संसाधनों को नियंत्रित करने वाले लोगों में राजाशाही अधिकारी, गोष्ठी जैसे कॉर्पोरेट निकाय और व्यक्तिगत कृषक शामिल थे। पश्चिमी भारत के अन्य भागों में सिंचाई, उत्तर गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण राजस्थान के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई कार्यों का विस्तार किया गया। भुवन की अपराजित प्रथा, जो लगभग 12वीं शताब्दी में पश्चिमी भारत में रचित एक वास्तुशिल्पीय कृति है, में खेतों की सिंचाई के लिए जल के स्रोतों के रूप में नदियों, झीलों, कुओं, तालाबों और अरहट्टों का उल्लेख किया गया है। सिंचाई से संबंधित अभिलेखीय संदर्भ 7वीं से 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं से 13वीं शताब्दी तक बढ़े। 12वीं से 13वीं शताब्दियों में शासकों, कुलीनों और व्यापारियों द्वारा बड़ी संख्या में
तालाबों और कुओं बावड़ियों का निर्माण किया गया था। अनहिलवाड़ा के चालुक्यों ने सिंचाई कार्यों के निर्माण में पहल की और एक सिंचाई विभाग की स्थापना की। सिंचाई के विस्तार से दोहरी फसल उगाने में सुविधा हुई होगी। पश्चिमी भारत के शिलालेखों में जौ, बाजरा, चावल और गेहूं दालों के सिंचित खेतों का उल्लेख है। सिंचाई ने नकदी फसलों जैसे गन्ना, तिलहन, कपास और भांग की खेती को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो 11वीं और 13वीं शताब्दियों के बीच व्यापार की महत्वपूर्ण वस्तुएं थीं। पूर्वी भारत में सिंचाई से विस्तार में सहायता मिली। उड़ीसा में नदियों और तालाबों का उल्लेख सबसे अधिक बार मिलता है, जबकि कुओं का उल्लेख कम अभिलेखों में मिलता है। इंद्रवर्मन के अच्युतपुरम पट्टों में कहा गया है कि यदि दान प्राप्तकर्ता ने टैंक का द्वार खोल दिया है तो उसे कोई बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि यह संदर्भ एक शाही तालाब राजा थटक का है, जिसका उल्लेख दान की गई भूमि की सीमाओं के बीच किया गया है। असम में अभिलेखों के अनुसार कृषि गतिविधि और बस्तियां ब्रह्मपुत्र और अन्य नदियों की घाटियों में या उसके आसपास केंद्रित थी। ऐसी बस्तियां विशेष रूप से तेजपुर और गुवाहाटी क्षेत्रों में दिखाई देती हैं। गांव की सीमाओं के वर्णन में नदियों और झरनों का बार बार उल्लेख कृषि गांवों के स्थान और नदी जल संसाधनों के बीच संबंध की पुष्टि करता है। नदियों और झरनों के अलावा गांवों की सीमाएं कृषि क्षेत्रों, तटबंधों, तालाबों, पेड़ों, सड़कों और गांवों जैसी विशेषताओं से भी इंगित की जाती है। जल को नियंत्रित करने और मार्ग निर्देशित करने के लिए बनाए गए तटबंधों का अक्सर उल्लेख किया जाता है। इस प्रकार प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में कृषि का विस्तार विभिन्न सिंचाई कार्यों के प्रबंधन का परिणाम था, विशेष रूप से अनुदानित भूमि में जो कृषि योग्य नहीं थी। हालांकि अन्य कारकों ने भी कृषि विस्तार में भूमिका निभाई, जैसे भूमि सुधार के माध्यम से कृषि के मार्जिन का विस्तार, फसलों की श्रेणी में विस्तार, उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण, उत्पादन के नए संबंध आदि।